देश का मूड क्या है? आप देख रहे हैं देश का मूड क्या है। एबीपी न्यूज निल्सन ने करवाया सर्वे। देश भर में अभी 1 से 10 मई के दौरान ये फील्ड वर्क हुआ, जिसमें 3,300 से ज्यादा लोगों से बात की गई देश भर में, ये जानने के लिए कि अभी वो वोट देंगे तो किसको देंगे, अभी सरकार आएगी तो किसकी आएगी। हमने 4 राज्यों में उसके नतीजे देख लिए हैं, यानी 175 सीटों के नतीजे देख लिए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के। आगे 543 तक जाएंगे, बाकी राज्यों की बात करेंगे, लेकिन वो बात हम करेंगे कल। अभी यहां पर इस पड़ाव पर इन 175 सीटों की जो तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल मूड दिख रहा है, उसकी बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स यहां न्यूज रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता जुड़ते जाएंगे। लेकिन पहले इन 175 सीटों में क्या देखा है हमने, नीलसन सर्वे का नतीजा, वो जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं नेहा के पास। बिल्कुल किशोर, अपने दर्शकों को बता दें 4 राज्यों में क्या कह रहा है जनता का मूड। सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करें, अगर अभी चुनाव हुए लोकसभा चुनाव, 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को भारी नुकसान, 2 सीटें मिलेंगी। 2009 में तस्वीर बिल्कुल उलट थी, जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन बीजेपी के पक्ष में दिल्ली की जनता दिख रही है। महाराष्ट्र की बात करें, 48 कुल सीटें, कांग्रेस और एनसीपी के कंबाइन को 16 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 29 सीटें और एमएनएस के खाते में 1 सीट। यहां पर भी कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को फायदा। अब बात करें बिहार की, जहां है 40 सीटें, वहां पर जेडीयू को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 10 सीटें, आरजेडी को 2 और कांग्रेस पार्टी को महज 3 सीटें। ये बात हुई बिहार की। और अब देश के सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। वहां पर क्या तस्वीर है? समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 24 सीटें, बीजेपी को 23 सीटें, बीएसपी के खाते में 21 सीटें, कांग्रेस को भारी नुकसान 6 सीटें। यह आंकड़ा 2009 में 21 सीटों का था और आरएलडी को 5 सीटें। यानी चारों राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ हवा, बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। एक कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं कि 2009 में इन 4 प्रदेशों में 175 सीटों में किस तरह की स्थिति थी। यूपीए को अगर देखें, 2009 में 60 सीटें इन 4 प्रदेशों में मिली थी 175 सीटों में से, लेकिन 2013 में देखिए क्या स्थिति बन रही है। हमारे सर्वे के हिसाब से तकरीबन आधी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, महज 32, यानी भारी नुकसान यूपीए को। वहीं एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभर रहा है। 2009 में 62 सीटें थी और लाभ हो रहा है 2013 में 91 सीट तक पहुंचता दिखाई दे रहा है हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन। किशोर, 175 सीटों में से 60 में से 32 होती हुई यूपीए की और एनडीए की बढ़ती हुई 91 तक पहुंचती हुई। तो ये है अभी तक की तस्वीर, बड़ी तस्वीर 175 सीटों की। हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स के सवाल भी रहेंगे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी हैं, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हैं और समाजवादी पार्टी से नरेश अग्रवाल जी हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आपके पास, ये तो कहीं जाता नहीं दिख रहा काफिला, ये सरकार तो जा रही है अगर अभी 175 का ही हाल देखें तो। ऐसा है कि ये सर्वे तकरीबन इलेक्शन से 1 साल पहले का है और पिछले 2-3 दिन से पूरे देश का जो माहौल है वो आईपीएल में उलझा हुआ था। आपके चैनल ने कम से कम उसको फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा दे दिया है और देश को कल से इसी बहस में आपने डालने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े परेशान थे कई दिनों से, जो हालात हुए कर्नाटक के इलेक्शन से, उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उनको आपने कुछ थोड़ा मुस्कुराने का मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले आपने सर्वे किया है और सर्वे बहुत सारे होते हैं। अभी आपने यूपी की बात की, मैं खुद यूपी से आता हूँ। जी जी, मेरी बात सुन लें। यूपी में मुझे याद है पिछले इलेक्शन में कुछ सर्वे आए थे जो हमको 2 या 3 या 4 सीटें दे रहे थे और हमारी 22 सीटें आई थी। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस बहुत बेहतर करेगी, शायद पिछले से ज़्यादा बेहतर करेगी। 1 साल बचा हुआ है, इस 1 साल में सब कुछ ठीक कर लेंगे हम, ये भाव है मीम अफजल साहब का। मीनाक्षी जी, देखिए अफजल साहब, मैं सर्वे के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अफजल साहब की सरकार पर ज़रूर कुछ टिप्पणी करना चाहती हूँ। ये वो सरकार है, कर्नाटक में जो हुआ उसको हम भली भांति जानते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्टैंड लिया और उसके हमें नुकसान भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो बहुत तकलीफ में है आपके इस सर्वे से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आईपीएल और इस सब के विषय में इनकी जानकारी पुरानी थी
और जानबूझ के इस छोटे मोटे स्कैम को इन्होंने इस समय उठाया ताकि बड़ा भारी भरकम कोयला स्कैम जिसके रहते इनके हाथ काले हो चुके हैं वो दिखने में ना आए और वो कहीं छुप जाए। लेकिन देश की जनता भी भली तरह जानती है कि कोयले का घोटाला हो, चाहे 2G का हो, चाहे CWG का हो, नहीं देखिए सरकार अगर मैं तो एक बहुत मोटी बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर अंडरवर्ल्ड के पैसे IPL या कहीं भी लग रहे हैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस देश में क्यों बैठा है ये बता दीजिए, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर क्या रहा है मुझे ये बताइए। और खाली मौका देखकर सिर्फ IPL को क्यों निकाला? आप निकालिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम को, उनको तो सारी तहकीकात करनी चाहिए कि इस देश के अंदर गैर कानूनी पैसा आ कैसे रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर ये सब लोग खुद उलझे हुए हैं। IPL को मौका देखकर एक छोटा मतलब अब श्रीशांत या 2-4 छोटे मोटे लोग वो एक हिस्सा है जो खत्म होना चाहिए, वो एक विषय है, लेकिन कोयला घोटाला तो ऐसे 1000 हिस्सों का हिस्सा है। तो आप इसको जरा समझने की कोशिश करें, अगर इनकी ट्रैकिंग पहले से थी तो आज क्यों निकाला, इस समय क्यों निकाला, ताकि IPL पे बहस नहीं करते हैं, बाकी सारे मामले ठंडे पड़े रहे, देश के मूड पर आ जाते हैं। लगातार पवन बंसल और अश्विनी कुमार ने इनको परेशान कर रखा था। सुदीन भदौरिया जी, BSP को लगभग वहीं देश का मूड जहां तक विषय है, जहां है लगभग वहीं दिख रही है, तो फिर आगे मैं एक लाइन बोल देती हूँ भाई साहब। जी मीनाक्षी जी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी गवर्नेंस की फैली हुई है, पूरा देश त्रस्त है इस समय, वो मुद्दा देश के हर जवान व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, हर नागरिक के मन में है। जिस तरीके से देश की आस्थाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया है कांग्रेस सरकार ने, तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और मैं सर्वे की बात नहीं कर रही, सर्वे होते हैं, चीजें बदलती हैं या जो भी होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन आज जो हालात हैं वो पूरे देश के सामने हैं। आज के जो हालात हैं वो कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हैं। सुदीन भदौरिया जी और नरेश अग्रवाल जी के पास जाने से पहले मधुकर जी, आप भी यही बात कर रहे थे कि ये सब करने के लिए तो सर्वे की जरूरत है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये सर्वे है और तो इसके नतीजे लगभग उतने ही उसी तरह के हैं जैसे आप घर में ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है, उसका असर वोटिंग पर दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ जो अभी हुई है वो जैसे जिसका इंडिकेशन मान लीजिए, और ये मैं इसे बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूँ, कि अमित शाह और वरुण गांधी का अपॉइंटमेंट इलेक्शन के लिए ये डेवलपमेंट प्लैंक को हटाकर कम्युनल प्लैंक की तरफ चेंज करना है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है और फायदा कांग्रेस को हो सकता है। कम से कम अमित शाह को यूपी प्रभारी बनाकर नुकसान होगा। विजय जी, नहीं, अगर हम अभी मोटे तौर पर सर्वे की बात करें, अमित शाह पर नहीं जाएं, तो कुल मिलाकर इससे सर्वे से एक बात तो साबित हो रही है कि बीजेपी एकसार सब राज्यों में बढ़ रही है। या वो बढ़ रहे हैं या उनके फिर सहयोगी दल बढ़ रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा, शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस लूज कर रही है। तीसरा ये है कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आर्थिक मंदी है, लोगों में जो निराशा है, वो कहीं ना कहीं वो मूड में बदल रहा है और वो कांग्रेस के खिलाफ मूड में बदल रहा है। और चौथी बात मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़रूरत होगी अब सहयोगी दलों पर और ज़्यादा विश्वास करने की। सिर्फ सर्वे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार ऐसे सर्वे होते हैं, बहुत बड़ा सर्वे है, अच्छा सैंपल साइज है। मधुकर जी जो कह रहे हैं कि ये घर पर जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, ज़रूर हो सकता है वैसा लगता हूँ, लेकिन यहाँ आंकड़े मधुकर जी ये कह रहे हैं कि जो सर्वे में आंकड़े वही आ रहे हैं जो हम अब वैसे भी भांप रहे हैं सर्वे, मतलब कि उनका जी हाँ, पर ये आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, आंकड़े ही नहीं सामने आ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अगर अलग अलग गठजोड़ हों तो उनका नतीजा क्या होगा। मेरे ख्याल से वो एक अलग बात है। वो शायद सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं कि जैसा देश का मूड सड़क पे दिख रहा है वैसे ही आंकड़ों में भी नजर आ रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। लेकिन भदौरिया जी, बीएसपी वहीं की वहीं जहां पिछली बार थी, लगभग वहीं, तो फिर कैसे एक खिलाड़ी बनेगी केंद्र की सत्ता में? क्या कांग्रेस के साथ ही जाएगी अगली बार भी? देखिए, आपके सर्वे से आप कह रहे हैं कि ये देश का मूड है। आपने जिस इलाके का सर्वे प्रस्तुत किया है वो उत्तर भारत का सर्वे है और आप वो कह रहे हैं देश का मूड है। उत्तर भारत में आप दिखा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिली हुई है और यूपीए घटा हुआ है। ये आपका हो सकता है कि ये सर्वे में
जो इस तरह की नहीं। बात दिखाने की आपने कोशिश की है। भदौरिया जी, एक बात मैं साफ कर दूं, अभी हमने 543 में मेरी बात मैंने मैं एक बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी सिर्फ 4 राज्यों की बात की है, कुल आगे हम जाएंगे, सारे देश की बात करेंगे। एनडीए की क्या स्थिति है पूर्वांचल में? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप यूपीए को एंटी इनकम्बेंसी है, और जब पिछले साल समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश के जो सर्वे किए गए थे लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट को आने वाले प्रोजेक्शंस को देते हुए, तो उसमें इनको 35-36 सीट लोग दिखाते थे। आज 24 सीट दिखा रहे हैं। एक साल बाद चुनाव होगा, 1/3 सीट घट गई है, और आने वाले दिनों में क्या नतीजे आएंगे ये आपको स्वयं पता चल जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को आपने जब 21 सीटें दिखाई थी तो सबसे अधिक वोट मिला था, और आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निश्चित तौर पर जो पहले 26% वोट था वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और इसीलिए बहन मायावती जी की बहुत ही अहम भूमिका होगी आप कह रहे हैं सरकार बनाने के अंदर। 36 बताए जा रहे थे एसपी के, वो 24 हो गए हैं एक साल में। ये गिरावट है। नरेश अग्रवाल जी, आप तो 60 तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ 24 बता रहा है सर्वे। देखिए, अभी आपने सर्वे कहाँ किया, किससे किया और इतनी जल्दी किया है कि ये आकलन पर विश्वास करना हम लोगों को एक बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी एक साल पहले जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप दिया, उस समाजवादी पार्टी को आपने 24 पे, अभी थोड़े दिन पहले एक और सर्वे आया था इसका, एक इंग्लिश चैनल का, उन्होंने तब 45 सीटें दिखाई थी समाजवादी पार्टी को। तो मैं तो ये निश्चित कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप कोई भी सर्वे करें, समाजवादी पार्टी 50 से कम सीटों पे तो चुनाव जीतेगी ही नहीं, इससे ज्यादा ही सीटों पे चुनाव जीतेगी। 45 से कम नहीं आएगा। आपने जो दिखाया सर्वे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश पर खास नजर रखते हैं। अभय जी, नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं ये 45 से कम नहीं होने वाला। देखिए, समाजवादी पार्टी की समस्या ये है कि 2014 तक उसके खिलाफ काफ़ी सरकार विरोधी भावनाएं और एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाने वाली है। अब उस वक्त की राजनीति कैसे होती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होता है, वोटों का ध्रुवीकरण किस तरीके से होता है। प्रभारी बना दिया बीजेपी ने। देखिए, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान वोट हमें मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऐसे चेहरे को प्रभारी बनाया है जिसको देखकर मुसलमान वोट और भी चढ़ जाएंगे और उनका ध्रुवीकरण और दूसरी जगहों पर होगा। समाजवादी पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, अब मैं कुल मिला के सर्वे के ऊपर भी एक टिप्पणी करूंगा। आप सर्वे नहीं भी करते तब भी हमें पता था कि कांग्रेस की हालत पतली है, लेकिन कांग्रेस इस पतली हालत से निकल भी सकती है। उसके लिए उसे जो उसका यूपीए है, यूपीए 3 ठीक से बनाना होगा, उसका नया संस्करण तैयार करना होगा। और उस नए संस्करण तैयार करने के लिए उसके पास माल जो है वो बिहार से मिल सकता है, उसके लिए माल जो है उसे उत्तर प्रदेश से मिल सकता है। अगर वो ठीक से संस्करण बनाएगी तो इन चुनाव में थोड़े बहुत उसके पैर टिके रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुनाव जीत जाएगी, थोड़े बहुत पैर टिके रहेंगे। दुर्गत जितनी होने वाली है उससे थोड़ी कम होगी। कांग्रेस को नुकसान होगा ये तो तय है, लेकिन उसका फायदा उसकी जगह बीजेपी को हो जाएगा ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी 1992 में, तब भी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिल गई थी कि बहुमत मिल गया हो। 272 सीटें मिल गई। आ रहा है कि बीजेपी ले जा रही है, दिल्ली में बीजेपी फायदा ले जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। पूरे देश की बात करिए, 272 सीटें कहां से आएंगी बीजेपी? 272 कहां से आएंगी एनडीए की, ये बड़ा सवाल है। आलोक जी, विजय का भी कहना है कि ये नुकसान जो हो रहा है, या मधुकर जी का कहना है कि नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है, वो तो ड्राइंग रूम में बैठ के पता चल रहा है, लेकिन बीजेपी वो फायदा कैसे जुटाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, मैं थोड़ा सा अभय जी से उस बारे में अलग राय रखता हूँ। मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस धीरे धीरे उसको हिंदू बैकलैश, वो जानती है कि यदि मोदी का नाम हो या ना हो, बाबरी मस्जिद तो नहीं अब गिराने की घटना है, लेकिन फिर भी वो अब ये चाहेंगे कि यदि हिंदुत्व के नाम पर बड़ा वोट मिले और विकास के नाम पर मिले, दोनों मिलाकर के यूपी में जो आज आप आंकड़ा दिखा रहे हैं इस सर्वे में, ये सही है कि यदि उतना मोदी को आगे नहीं करते हैं, सुषमा स्वराज को साथ में, अमित शाह को प्रभारी बना दिया है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भी दो जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए,
राजनाथ सिंह जी के भरोसे तो नहीं जीत सकती बीजेपी, जो आज की हालत है, ये सीटें भी उतनी भी नहीं मिलेंगी। ये सही है कि अमित शाह के आने के बाद यदि जैसा आपने भी कहा और कुछ लोगों ने दिखाया कि नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ जाएं और सुषमा स्वराज और उन दोनों के बीच में एक सहमति बन जाए कि ठीक है प्रधानमंत्री पद बनना बाद में तय करेंगे, तब बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। इसमें मेरा एक चीज कहना है, मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो कोर एरिया है स्ट्रेंथ का, वो हिंदी हार्टलैंड है, नॉन बेस एरिया है ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट। अभी जैसे कह रहे हैं, ये जो सैचुरेटेड है बीजेपी के लिए बहुत, एक राजस्थान को छोड़ के बाकी सब जगह बीजेपी को कितना बढ़ेगा, इसीलिए वो यूपी में ज़्यादा पोलराइजेशन के लिए सोच रहे हैं। लेकिन टोटल 200 सीट क्रॉस करना, ये भी इसीलिए एनडीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पैराडॉक्स है कि नरेंद्र मोदी अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो उसमें एनडीए का समस्या आती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये जो पोलराइजेशन की बात भी है, उसमें भी अलग से 200 क्रॉस करना बहुत कठिन है। ये मीनाक्षी जी से जरूर सवाल पूछेंगे, ये अमित शाह को प्रभारी बनाना क्या संकेत देना चाह रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश के वोटरों को? हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब भी जुड़ गए हैं, सीपीएम नेता, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मीनाक्षी जी, ये सवाल जो यहाँ बार बार उठ रहा है, अमित शाह को प्रभारी बनाना, क्या नरेंद्र मोदी लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अमित शाह जी के विषय में भी पिछले 1-2 हफ्ते से अटकलें चल रही थी और जैसे अनाउंसमेंट हुई आपको और हमको सबको पता चला। और अमित शाह को जो वहाँ पर प्रभारी बनाया है उसका कारण बहुत स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गुजरात में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और आज से नहीं, युवा मोर्चा से लेकर आज तक लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और बहुत बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस ने लगातार उनको इतने झूठे चीज़ों में फंसाया है, वो देश की जनता के सामने है। और मैं आपको एक केस याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उस समय की गुजरात सरकार को, जो कि कांग्रेस की थी, 1992-93 कुछ उस समय का या उसके बाद, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लग गया था। 35 केस जिस थाने में 10 से 12 बजे के बीच में किसी के यहाँ चोरी हुई, किसी की चेन गई, किसी के साथ लाठी गई, कि कोई रेप हुआ, कोई कुछ, सबके अंदर अमित शाह का नाम डाला हुआ था। इस तरीके की भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस की, और इस तरीके के खराब लोग हैं। ये आपकी ये बात बिल्कुल सही, आपकी बात सही होगी, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अमित शाह का आना वहां से इस बात को, ये जो बात चल रही है पूरे देश में कि वो चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, 2 सीटों के नाम आ रहे हैं, बनारस से लड़ सकते हैं, लखनऊ से लड़ सकते हैं, क्योंकि वो इतने भरोसे के हैं अपने, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा अब बल मिल रहा है कि वो शायद वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपकी पार्टी भी तो महान है सभी पार्टियों की तरीके से, अमित शाह और उत्तर प्रदेश में आ जाए और उत्तर प्रदेश के जो पुराने नेता बैठे हुए हैं उनके पेट में दर्द न हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये आपकी अटकलें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जितने लोग हैं वो इस बात को, एक तो प्रतिस्पर्धा एक राजनीति का हिस्सा है, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसके साथ साथ सब लोग बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पहले हमको चुनाव जीतना है और जो भी व्यक्ति हमको चुनाव जिता सकता है उसको सामने लाना अनिवार्य है। और उसकी कार्य क्षमता, अगर आप अमित शाह की एक व्यक्ति के रूप में अगर आप बात करें तो वो ऐसा व्यक्ति है जिनको आंकड़े दिमाग में लगातार याद रहते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या ब्रेकअप है, कौन एमएलए है, कौन कॉर्पोरेटर है, कितने लोग जीते, 1980 में कितने आए, 90 में कितने आए। तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो पार्टी के लिए कार्य क्षमता उससे कहीं ज्यादा उनकी जो लॉयल्टी है मोदी के साथ, जो भरोसा है मोदी का, मेरे ख्याल से वो है। ये आंकड़े तो बहुत लोगों को याद होंगे। देश की सबसे ज्यादा उनकी जो खासियत है वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, बहुत भरोसेमंद के, बहुत भरोसे के व्यक्ति हैं। आपस में मतभेद नहीं है। चलिए हम सीपीएम के पास चलते हैं। बहुत देर से मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी जी, आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद सलीम साहब, नरेंद्र मोदी के भरोसे के व्यक्ति, मोहम्मद सलीम साहब, कांग्रेस के खिलाफ लहर दिख रही है, लेकिन तीसरा मोर्चा या लेफ्ट
क्या लेफ्ट की तो खैर हम राज्य जब देखेंगे तब पता चलेगा क्या वहां पर स्थिति आ रही है। बीजेपी का शो है, इसमें तो लगता है बीजेपी को सारा टाइम मिल रहा है। नहीं नरेश जी आपके पास भी आएंगे, नरेश जी आपके पास भी आएंगे, पहले मोहम्मद सलीम साहब के पास नहीं गए। इसकी अस्तित्व नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, अभी तो तीसरा मोर्चा कोई है नहीं। आप तो 1 मिनट का टाइम नहीं दे रहे हैं। अमित शाह तीसरा मोर्चा तो अभी है ही नहीं, जो है नहीं उसके बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं। बाजार में यूपीए है और एनडीए अभी तैयारी कर रही है, और आपका जो आंकड़ा है महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से या बिहार से, वो अब आप ये देखो कि किसका गठन किस तरह से होगा। आज की जो एनडीए है कल वो रहेगी, आज की जो यूपीए है कल वो रहेगी, इसका पहले क्या भरोसा है। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए के मोर्चा जितने पार्टी के साथ शुरू हुए थे अभी समाप्त किसके साथ होंगे कोई पता नहीं है। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा तो बाकी सब पार्टी हट गए। दूसरी तरफ आप अगर एनडीए देखो, बीजेपी देखो, तो अब तक वो नेता चुन नहीं पा रहे हैं कि एनडीए के घटक तो छोड़ दो, बीजेपी के तमाम लोग साथ में रहेंगे कि नहीं उसका भरोसा नहीं है। तो ये बहुत पहले ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। और जहां तक तीसरा मोर्चा का सवाल है, इसका तो कोई गठन हुआ ही नहीं है। असली मुद्दे की बात तो मोहम्मद सलीम साहब ने की कि ये अभी तो यूपीए भी वो नहीं है जो यूपीए होगा इन चुनावों के बाद, और एनडीए भी वो नहीं है शायद जो एनडीए होगा इन चुनावों के बाद। देश का मूड क्या है